Hello students, welcome all of you. In this video, we will discuss torque and angular momentum for a system of particles, law of conservation of angular momentum for a system of particles, couple, moment of a couple, principle of moments and center of gravity of chapter 7, NCERT new book, chapter 6, system of particles and rotational motion for class 11 physics and also for NEET and IIT JEE and other plus 2 level entrances. First of all, we have to discuss torque and angular momentum for a system of particles. इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कणों का निकाय के लिए बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग। सपोज ए सिस्टम ऑफ n particles having masses small m1, m2, m3 and so on mn, and position vectors r1 vector, r2 vector, r3 vector, r4 vector and so on rn vector with respect to the origin O, which is the point of intersection of three mutually perpendicular axes x, y and z, that is a frame of reference. The system of n particles is demonstrated in figure 1 on the board. सपोज किया जाए कि n पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, n कणों का एक निकाय है जिनके मासेस द्रव्यमान m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन mn है तथा उनके पोजीशन वेक्टर्स स्थिति सदिश, उन कणों का स्थिति सदिश ऑरिजिन ओ के मूल बिंदु ओ के रेस्पेक्ट में सापेक्ष r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, r4 वेक्टर एंड सो ऑन rn वेक्टर है। rn वेक्टर nth पार्टिकल का जिसका मास mn है उसका पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, मूल बिंदु के सापेक्ष। यहाँ ऑरिजिन ओ तीन परस्पर लंबवत अक्षों का कटान बिंदु एक्स, वाई एंड जेड, जिसे निर्देश फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ऑरिजिन वो है जहां से n पार्टिकल्स के सिस्टम का n कणों के निकाय का स्थिति सदिश को, पोजीशन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया है फिगर 1 में। नाउ सपोज τ1 वेक्टर, τ2 वेक्टर, τ3 वेक्टर एंड τn वेक्टर आर द टॉर्क्स acting on the individual particles, that is 1 to n particles of the system of n particles respectively. Therefore, total torque acting on the system of n particles will be tau vector is equal to τ1 vector plus τ2 vector plus τ3 vector and so on plus τn vector. Similarly, suppose L1 vector, L2 vector, L3 vector and so on Ln vector are the angular momenta of all n particles of the system respectively,
then total angular momentum of the system of n particles L vector can be expressed as the vector sum of angular momenta of the individual particles. अब सपोज किया जाए कि सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, n कणों के निकाय के n कणों का 1 से लेकर n कणों तक का एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, जिसे एंगुलर मोमेंटा कहा जा सकता है, ऑल पार्टिकल्स के लिए है तो एंगुलर मोमेंटम का प्लूरल एंगुलर मोमेंटा, रेस्पेक्टिवली L1 वेक्टर, L2 वेक्टर, L3 वेक्टर एंड सो ऑन Ln वेक्टर। तो इंटायर सिस्टम का, दैट इज सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स का, n कणों के निकाय का कुल टोटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L वेक्टर को हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स के प्रत्येक कण का कोणीय संवेग, प्रत्येक कण का कोणीय संवेग का सदिश योगफल के रूप में, वेक्टर सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स इज कैपिटल L वेक्टर इक्वल्स टू L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर प्लस सो ऑन Ln वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ओवर I इक्वल टू 1 to n Li vector, and we know that angular momentum of the ith particle is given by the vector product of Ri vector cross Pi vector, where Ri vector is the position vector of the ith particle and Pi vector is the linear momentum of the ith particle. तो चूंकि हम इन कणों के निकाय का, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स का टोटल एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल्स, प्रत्येक कणों के कोणीय संवेगों के सदिश योगफल के बराबर, वेक्टर सम के बराबर, सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटा का वेक्टर सम के बराबर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को, L वेक्टर को, जैसा कि हमने किया भी है। L वेक्टर इक्वल्स टू, L vector is the, capital L vector is the total angular momentum of the system of n particles and it is equal to L1 vector plus L2 vector plus L3 vector plus so on Ln vector, और इसको हम समेशन के रूप में, सिग्मा के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। I is equal to 1 to n Li vector, and we know that angular momentum of the ith particle का angular momentum, ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर Ri वेक्टर एंड ith पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम Pi वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो वी कैन राइट सिग्मा ओवर I इक्वल टू 1 to n Li वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ओवर I इक्वल्स टू 1 to n Ri वेक्टर क्रॉस Pi वेक्टर, एंड सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर प्लस सो ऑन Ln वेक्टर, जहां L1 वेक्टर फर्स्ट पार्टिकल का m1 मास का, फर्स्ट पार्टिकल n पार्टिकल सिस्टम का फर्स्ट पार्टिकल का मास है, फर्स्ट पार्टिकल का जिसका मास m1 है उसका एंगुलर मोमेंटम L1 वेक्टर है। सेकेंड पार्टिकल जिसका मास m2 है, n पार्टिकल सिस्टम का, तो सेकेंड पार्टिकल सिस्टम के सेकेंड पार्टिकल जिसका मास m2 है उसका एंगुलर मोमेंटम L2 वेक्टर है, एंड इसी ढंग से L3 वेक्टर सिस्टम के थर्ड पार्टिकल जिसका मास m3 है उसका एंगुलर मोमेंटम है अबाउट द फिक्स पॉइंट O और द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट O, से z एक्सिस एंड सो ऑन, एंड प्लस इसमें ऐड करते जाएंगे अदर रिमेनिंग पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम को, एंड लास्ट में Ln वेक्टर प्लस Ln वेक्टर जो कि सिस्टम के nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है। तो सभी इंडिविजुअल पार्टिकल्स
सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल्स या कहा जाए सिस्टम के निकाय के प्रत्येक पार्टिकल के का कोणीय संवेगों को हम का वेक्टर सम कर देंगे, सदिश योग ले लेंगे, तो वह पूरे निकाय का, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, एल वेक्टर हो जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट किया गया है समीशन के रूप में सिग्मा ओवर आई, सिग्मा ओवर आई इक्वल टू 1 to n एल आई वेक्टर। जब आई इक्वल टू 1 पुट किया जाएगा तो L1 हो जाएगा, L1 वेक्टर हो जाएगा। आई इक्वल टू 2 पुट किया जाएगा तो L2 वेक्टर हो जाएगा। आई इक्वल टू 3 इसमें पुट किया जाएगा तो L3 वेक्टर हो जाएगा। और चूंकि समेशन है तो ऐड होते जाएगा, सभी टर्म्स L1 वेक्टर, L2 वेक्टर, L3 वेक्टर सभी ऐड होते जाएंगे। जब आई इक्वल टू n पुट किया जाएगा तो Ln वेक्टर हो जाएगा प्लस Ln वेक्टर। और चूंकि ith पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, ith पार्टिकल का स्थिति सदिश Ri वेक्टर एंड ith पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम Pi वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल, जैसा कि हमने किया है। और सिग्मा ओवर i इक्वल टू 1 to n Li वेक्टर is the vector sum of the angular momenta of the nth particle. Now, if angular momentum is changing with time, angular momentum or angular momentum changes with time, अगर निकाय का टोटल एंगुलर मोमेंटम, कुल कोणीय संवेग समय के साथ परिवर्तित होता है, चेंज होता है, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 के बोथ साइड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग both sides of equation 1 with respect to time, we have total angular momentum of the system L vector, निकाय का कुल कोणीय संवेग L वेक्टर इक्वल्स टू L वेक्टर को अब LHS में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो वी कैन राइट dl वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू सिग्मा ओवर I इक्वल टू 1 to n dli, दैट इज dli वेक्टर अपॉन dt, dli वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, dt RHS को भी डिफरेंशिएट किया गया, सिग्मा ओवर I इक्वल टू 1 to n li वेक्टर, सो इट इज सिग्मा ओवर I इक्वल टू 1 to n dli वेक्टर अपॉन dt, and dli वेक्टर अपॉन dt is the time rate of angular momentum of the dli vector upon dt is the time rate of angular momentum of the ith particle of the system, and sigma over I is equal to 1 to n is the time rate of angular momentum of the entire particles of the system, that is time rate of angular momentum of the system, sigma over I is equal to 1 to n dli vector upon dt, and we know that it is equal to torque, total torque acting on the system of particles, because the relation between angular momentum and torque equals to tau vector is equal to torque is equal to, that is tau vector is equal to rate of angular momentum, time rate of angular momentum of the system. So tau vector is equal to dl vector upon dt, so sigma over I is equal to 1 to n dli vector upon dt vector is the total torque acting on the system of n particles. So we can write it as sigma over I is equal to 1 to n dli vector upon dt. So RHS can be written as sigma over I equals to 1, I is equal to sigma over I is equal to 1 to n tau I is the torque acting on the ith particle, and sigma over 1 to n is the
sum of torques acting on the entire particles of the system, that is total torque acting on the system. So we can write it as sigma over 1 to n tau I vector is equal to total torque or net torque acting on the system. So tau net, tau vector net, tau net and tau के ऊपर वेक्टर यूज किया गया, तो tau vector net is the total torque acting on the system of n particles. And suppose it is equation number 2, and this comes from the relation between torque and angular momentum, because torque equals to बल आघूर्ण किसके बराबर होता है, dl वेक्टर अपॉन dt, कोणीय संवेग का समय दर के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl वेक्टर अपॉन dt इज द टाइम रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। किसी निकाय के कोणीय संवेग का या कोणीय संवेग परिवर्तन का समय दर, तो उस रिलेशन से सिग्मा ओवर आई इक्वल टू 1 to n dl आई वेक्टर अपॉन dt को हमने लिखा सिग्मा ओवर सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n tau I वेक्टर इक्वल्स टू tau net, that is total torque or net torque acting on the system of n particles. Now torque acting on the total torque acting on the system of the particle, that is tau net, can also be written as tau vector, that is tau net can be written as tau vector net or simply tau vector equals to tau 1 vector plus tau 2 vector plus tau 3 vector and plus so on plus tau n vector, and it is equal to sigma over I equals to n 1 to n tau I vector. So tau net is a tau I vector, and it can be written as, if torque acting on the ith particle, torque acting on the ith particle can be written as the vector product or cross product of the position vector of ith particle and force acting on the ith particle. सिस्टम के ith पार्टिकल, n पार्टिकल सिस्टम के ith पार्टिकल पर क्रियाशील बल आघूर्ण टॉर्क को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ith पार्टिकल का स्थिति सदिश ri वेक्टर एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल पर सिस्टम के ith पार्टिकल पर क्रियाशील बल फोर्स fi वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर. सो वी कैन राइट सिग्मा ओवर 1 to n tau I वेक्टर इक्वल्स टू sigma over I is equal to 1 to n ri vector cross fi vector, and suppose it is equation number 3, and it is net torque or total torque acting on the system. But the force acting on the ith particle of the system is equal to the vector sum of external force plus internal force. Therefore, total force acting on the entire particles of the system will be equal to the sum of external forces plus sum of internal forces. So we can write tau vector equals to sigma over I ri vector cross f external vector plus ri vector cross f vector f internal, that is internal forces, that is f internal fin इंटरनल के लिए सिंबल और एफ पर वेक्टर साइन यूज करेंगे. बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ
n particles due to internal forces will be equal to 0, because internal forces acting between acting between a pair of particles of a system are directed opposite to each other and of equal magnitudes, and acting on the same line in the opposite directions, so they will cancel each other. Therefore, torque acting on the system will be only due to the external forces. Therefore, tau net, in that case, tau net or tau, total torque, can be written as tau external torque, that is tau vector ext, because internal torque tau vector in equals to 0 according to Newton's थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार इस सिस्टम के पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. इसलिए इस सिस्टम पर केवल एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ही टॉर्क इफेक्टिव होगा, बिकॉज इंटरनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ n particles will be equal to 0 according to Newton's third law of motion. न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, किसी सिस्टम में पेयर ऑफ पार्टिकल्स के बीच जो इंटरनल फोर्सेस एक्ट करते हैं वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. इसलिए किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर केवल एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ही टॉर्क प्रभावी होगा. इसलिए इंटरनल टॉर्क टॉ वेक्टर in और टॉ in वेक्टर का वैल्यू 0 होगा. देयरफॉर टॉर्क नेट जो होगा उस सिचुएशन में, देयरफॉर टॉर्क नेट, that is total torque, which will be the sum of external torque plus internal torque. But internal torque acting between the pairs of particles of the system will equal to 0. So we will have only tau vector net equal to tau external, tau ext, because tau internal torque acting on the system of particles is 0. Tau internal equals to 0. Therefore, we get this result: tau vector net equals to tau external. Therefore, in equation 2 in RHS we can write, in place of tau vector net, we can write tau external. So equation putting tau vector external in place of tau vector net in RHS of equation 2 becomes, hence equation 2 becomes dl vector, LHS is dl vector upon dt, that is time rate of angular momentum of the system, dl vector upon dt. L vector is the angular momentum of the system. dl vector upon dt equals to, in place of tau vector net, we can write tau vector net के जगह पर tau vector external हम लिखेंगे, क्योंकि टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम एक्सटर्नल टॉर्क के ही केवल इक्वल होगा, क्योंकि किसी सिस्टम पर जो इंटरनल टॉर्क होगा, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, पेयर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करेगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो टॉ वेक्टर इंटरनल इक्वल टू 0, देयरफॉर टॉ वेक्टर नेट इक्वल टू टॉ वेक्टर एक्सटर्नल. क्योंकि टोटल टॉर्क को हम लिख सकते हैं, टॉ नेट को लिख सकते हैं
टॉप वेक्टर नेट को लिखा जा सकता है टॉप वेक्टर एक्सटर्नल प्लस टॉप वेक्टर इंटरनल। तो टॉप वेक्टर इंटरनल 0 हो गया, इसलिए टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम टॉप वेक्टर नेट इक्वल टू टॉप वेक्टर एक्सटर्नल। एंड सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 4 and we are and using equation 4 in equation 2 that is in RHS of equation 2 टॉप वेक्टर नेट के जगह पर टॉप वेक्टर एक्सटर्नल लिखा जा सकता है। therefore equation 2 becomes dl vector upon dt which is in LHS of equation 2 के LHS में dl vector by dt है and RHS में क्या हो जाएगा टॉप वेक्टर एक्सटर्नल ext हो जाएगा। So we get the result, the relation between angular momentum and external torque acting on the system of n particles. The relation is rate of change of the relation is time rate of angular momentum, total angular momentum of the system of n particles dl vector upon dt is equal to the external torque acting on the system of n particles, that is dl vector upon dt equals to tau vector ext external. And this is relation number 5 which we have already obtained using equation 4 in equation 2, RHS of equation 2, by substituting tau vector external in place of tau vector net, that is total torque or net torque acting on the system in RHS of equation 2. With this relation, that is the relation between angular momentum of the system of n particles and external torque acting on the system, we will obtain a very important conservation law, which is the law of conservation of angular momentum for a system of particles. So now the law of conservation of angular momentum for a system of particles, suppose system of n particles. To obtain this law, put tau vector external, that is external torque acting on the system. The symbol is tau vector external ext is equal to 0. So putting tau vector external in RHS of equation 5 equal to 0. So if tau vector external equals to 0, that is there is no torque acting on the system. यदि किसी सिस्टम पर बाहर से कोई टॉर्क, कोई बलागुण क्रियाशील नहीं है, तो टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क टॉर्क वेक्टर एक्सटर्नल को हम 0 पुट करेंगे इक्वेशन 5 के आरएचएस में। जो हमारा रिलेशन है सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स का पर क्रियाशील पर एक करने वाला एक्सटर्नल टॉर्क टॉर्क वेक्टर एक्सटर्नल एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर के बीच रिलेशन है डीएल वेक्टर, जो हमने ऑब्टेन किया इक्वेशन 5 में, डीएल वेक्टर अपॉन डीटी इक्वल टू टॉर्क वेक्टर एक्सटर्नल। तो इस इक्वेशन के आरएचएस में अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता है तो टॉर्क वेक्टर एक्सटर्नल को 0 लिखा जा सकता है। तो आरएचएस ऑफ इक्वेशन 5 बिकम्स 0 एंड इक्वेशन 5 देन रिड्यूसेस टू डीएल वेक्टर अपॉन डीटी। तो जब इक्वेशन 5 के आरएचएस में टॉर्क वेक्टर एक्सटर्नल को 0 किया जाए, 0 रखा जाए, 0 पुट किया जाए, यदि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता है, इफ देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन टॉर्क वेक्टर एक्सटर्नल इक्वल टू 0। सो इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 रिड्यूसेस टू, अब इक्वेशन 5 हो जाएगा, आरएचएस चूंकि 0 हो जाएगा इक्वेशन 5 का, सो इक्वेशन 5 रिड्यूसेस टू डीएल वेक्टर अपॉन dt equals to 0, and suppose it is equation number 6. Integrating both sides of this equation, we will get integral dl vector
equals to integral 0 in RHS. Therefore, L vector, integration of dl vector is capital L vector, which is the angular momentum of the system of particles. That is total angular momentum of the system of n particles we have taken here. So L vector equals to constant or conserved. L vector सिस्टम का कांस्टेंट हो जाएगा. सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 7 एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. we already obtained here. L vector, that is angular momentum of the system of particles, remains, or total angular momentum of the system remains constant or conserved, and it is the law of conservation of angular momentum, that is L vector equal to constant. After integrating equation 6, dl vector upon dt is equal to 0. Therefore, dl vector equals to 0. And after integration, we have integral dl vector is equal to integral 0. 0 का integration constant होता है. Integration of 0 is constant. Integration of dl vector is L vector. Integration of dl vector is L vector. So L vector is constant. That is total angular momentum of the system remains constant if no external torque acting on the system. So we can write the statement of law of conservation of angular momentum, which is in mathematical form it is L vector equal to constant, and the statement of the law of conservation of angular momentum can be written as, write down, if the external torque acting on a system is 0, then total angular momentum or net angular momentum of a system. Here we have taken the system of n particles of a system remains conserved or constant, and this statement is called the law of conservation of angular momentum of a system, which is a very important conservation law in physics, and it is called the law of conservation of angular momentum. The law of conservation of angular momentum, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, को हिंदी में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है. यदि किसी निकाय पर बाहरी बल आघूर्ण शून्य हो तो उस निकाय का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम संरक्षित या नियत होता है. इसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है. तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट को हिंदी में भी बताया. नाउ वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस टॉपिक. बिफोर we have to discuss the next topic. The law of conservation of angular momentum can also be applied to a rigid body. So for a rigid body having moment of inertia I and angular velocity omega, the rigid body is rotating about an axis. So angular momentum of that rigid body can be expressed as L vector is equal to moment of inertia multiplied by angular velocity. That is, L vector is equal to
आई इंटू ओमेगा। यदि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के जगह पर कोई रिजिड बॉडी है एंड वह रिजिड बॉडी किसी रोटेटरी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उस रोटेटरी एक्सिस के अबाउट उस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग एल वेक्टर इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल होता है, एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो फॉर ए रिजिड बॉडी राइट डाउन, फॉर ए रिजिड बॉडी its angular momentum, that is angular momentum of the rigid body, किसी दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम ऑफ for a rigid body its angular momentum, that is angular momentum of the rigid body under consideration। जो भी रिजिड बॉडी है, कोई रॉड है या डिस्क है या रिंग है या स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ऑल रिजिड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी रोटेटरी एक्सिस के अबाउट। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोज। तो फॉर ए रिजिड बॉडी इट्स एंगुलर मोमेंटम about a rotatory axis, about the rotatory axis is rotatory axis is L vector equals to moment of inertia I into omega। किसी दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग L वेक्टर इक्वल्स टू उस पिंड का जड़त्वार गुण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका सिंबल आई है, मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी। कोणीय वेग, जड़त्वार गुण गुना कोणीय वेग, उस दृढ़ पिंड का कोणीय वेग, दोनों का गुणनफल, दोनों का प्रोडक्ट किसी घूर्णी अक्ष के परितः किसी रोटेटरी एक्सिस के अबाउट उस दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग होगा जिसका संवेग होता है, जिसका संकेत होता है एल वेक्टर। सो एल वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो अगर रिजिड बॉडी के लिए भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी रिजिड बॉडी का भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है, यदि उस रिजिड बॉडी पर बाहर से कोई टॉर्क एक्ट ना करे, मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क, कोई बाहरी बलागुण अगर किसी रिजिड बॉडी पर क्रियाशील नहीं होता है, एक नहीं करता है, तो उस रिजिड बॉडी का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड, संरक्षित या नियत कांस्टेंट होता है, और इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर ए रिजिड बॉडी कहा जाता है। इसे किसी दृढ़ पिंड के लिए कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है कि यदि किसी रिजिड बॉडी पर, किसी दृढ़ पिंड पर कोई बाहरी बल आघूर्ण क्रियाशील नहीं हो, कोई एक्सटर्नल टॉर्क क्रियाशील नहीं हो, तो उस दृढ़ पिंड का, उस रिजिड बॉडी का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, संरक्षित और कांस्टेंट, नियत होता है। तो उस सिचुएशन में अगर किसी रिजिड बॉडी का किसी रोटेटरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, जड़त्वार गुण, प्रारंभिक जड़त्वार गुण किसी रिजिड बॉडी का, दृढ़ पिंड का किसी रोटेटरी एक्सिस के अबाउट I1 है, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग दृढ़ पिंड का ओमेगा 1 है, एंड बाद में उस दृढ़ पिंड का, उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होकर I2 हो जाता है, एंड एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा 1 से चेंज होकर के, कोणीय वेग भी दृढ़ पिंड का ओमेगा 1 से चेंज होकर के ओमेगा 2 हो जाए, तो उस सिचुएशन में उस रिजिड बॉडी के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया जा सकता है। तो फॉर ए रिजिड बॉडी वी नो दैट एल वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है एल वेक्टर इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। यदि एक्सटर्नल टॉर्क उस बॉडी पर, उस रिजिड बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता है, टॉर्क वेक्टर एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी
symbol of angular momentum is L vector equals to I into omega. Product of I into omega equals to constant. Therefore, we can write it as, therefore we can write, since product of I and omega, product of moment of inertia I and angular velocity of the rigid body about a rotating axis is a constant or conserved, and it is the law of conservation of angular momentum for a rigid body if no external force acting on the rigid body. Therefore, angular momentum of the L vector is the angular momentum of the rigid body, angular momentum of a rigid body, and it is equal to product of moment of inertia I इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा अगर कोई बाहर एक्सटर्नल टॉर्क बाहर से काम नहीं करता है. इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए रोटेटिंग एक्सिस रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर ए रिजिड बॉडी. तो यदि किसी रिजिड बॉडी डेड स्पिन पर क्रियाशील बाहरी बाला घूर्ण एक्सटर्नल टॉर्क शून्य हो तो उस दीर्घ पिंड का कोणीय संवेग नियत होता है या संरक्षित होता है. इसे किसी दीर्घ पिंड के लिए या दीर्घ पिंड का कोणीय संवेग संरक्षण नियम कहा जाता है. मैथमेटिकल फॉर्म में कोणीय संवेग एल वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए रोटेटिंग एक्सिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू ओमेगा, जड़त्वाघूर्ण गुना कोणीय वेग, दोनों का गुणनफल, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है. इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, बाहरी वाला गुण उस पिंड पर, दीर्घ पिंड पर अगर शून्य है तो इसको जनरलाइज किया जा सकता है. अगर लीनियर किसी रिजिड बॉडी का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, एंड बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होकर I1 से I2 हो जाए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हो जाए, तो इस लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर ए रिजिड बॉडी वी कैन राइट सिंस एल वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर I1 इंटू ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 इंटू ओमेगा 2. क्योंकि सिंस किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार किसी दीर्घ पिंड का जड़त्वाघूर्ण I एंड एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग ओमेगा का प्रोडक्ट नियत होता है. इसलिए अगर उस दीर्घ पिंड का प्रारंभिक जड़त्वाघूर्ण I1 है एंड प्रारंभिक कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट जितना होगा उतना ही वह इक्वल हो जाएगा उस दीर्घ पिंड का परिवर्तित जड़त्वाघूर्ण I2, चेंज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 एंड न्यू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2. तो I1 इंटू ओमेगा 1 का प्रोडक्ट बराबर होगा I2 इंटू ओमेगा 2 के प्रोडक्ट के, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर ए रिजिड बॉडी. किसी दीर्घ पिंड के लिए कोणीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत से हमें रिजल्ट मिला, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर I1 इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2. और इस रिलेशन का काफी इंपॉर्टेंट यूज है प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में. अगर I1 मालूम है, ओमेगा 1 मालूम है, I2 मालूम है, तो हम ओमेगा 2 कैलकुलेट कर सकते हैं. ओमेगा 2 इक्वल्स टू I1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 1 अपॉन I2. न्यू एंगुलर वेलोसिटी हम मालूम कर सकते हैं किसी रिजिड बॉडी का, या अगर I1 इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, प्रारंभिक जड़त्वाघूर्ण दीर्घ पिंड का, ओमेगा 1 प्रारंभिक कोणीय वेग भी दीर्घ पिंड का मालूम है, और ओमेगा 2 भी मालूम है, नया कोणीय वेग भी या परिवर्तित चेंज्ड एंगुलर वेलोसिटी भी रिजिड बॉडी का ओमेगा 2 मालूम है, तो न्यू चेंज्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 का वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उस सिचुएशन में I2 इक्वल टू हो जाएगा I1 ओमेगा 1 अपॉन I2. नाउ we will discuss the next topic of this video, which is couple and moment of a couple. If two
forces of equal magnitude are acting on a same body but in opposite direction, and their lines of action are not the same, are also different, then a pair of forces of equal magnitude but acting in opposite directions on different lines of action of the same rigid bodies or same body, then it is called couple. A couple can produce only rotational motion without its translational motion. तो अगर किसी बॉडी पर, किसी पिंड पर, किसी ऑब्जेक्ट पर टू फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस दो बल जो मैग्नीट्यूड परिमाण में बराबर हों लेकिन एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रियाशील हों, अलग अलग जगहों पर उनका लाइन ऑफ एक्शन भी उस वस्तु के एक जगह पर नहीं हो, this pair of two forces is called couple. तो कपुल केवल किसी बॉडी को रोटेट करा सकता है, केवल रोटेशनल मोशन उसमें प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन दोनों टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी एट डिफरेंट पोजिशंस विल बैलेंस ईच अदर, देयरफॉर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट पॉसिबल. तो कपुल केवल बॉडी को रोटेट करा सकता है, उसमें ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, केवल घूर्णी गति प्रोड्यूस करेगा, उसमें रेखीय गति उस बॉडी में जब कपुल एक्ट करेगा तो उस पर एक्ट नहीं करेगा. सो राइट डाउन कपुल. A pair of two forces of equal magnitude but acting in the opposite directions on the different lines of action, that is both forces are acting at different places of a body. दोनों फोर्सेस जो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा वह एक ही पिंड के, एक ही बॉडी के डिफरेंट प्लेसेस पर काम करेगा, जिससे कि बोथ फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक लाइन पर नहीं होगा, अलग अलग लाइन में होगा. तो उस सिचुएशन में बोथ फोर्सेस, दैट इज ए पेयर ऑफ टू फोर्सेस और ए पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस on different lines of action is called couple. So a pair of two forces of equal magnitude but acting in the opposite directions on the different lines of action. दोनों फोर्सेस, कपुल के दोनों फोर्सेस, बोथ फोर्सेस एक लाइन में एक दूसरे के अपोजिट एक्ट नहीं करते हैं, बल्कि अलग अलग जगह पर करते हैं. A pair of two forces of equal magnitude but acting in the opposite directions on the different lines of action form a couple. A couple can, जैसा कि मैंने पहले बताया,
कपुल केवल बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, रोटेशनल मोशन, बॉडी में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, बॉडी को केवल रोटेट करा सकता है, लेकिन सरल रेखीय गति ट्रांसलेशनल मोशन वह कपुल प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि बोथ फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, बोथ फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए कोई ट्रांसलेशनल मोशन, कोई रेखीय गति, सरल रेखीय गति कपुल प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, केवल रोटेशनल मोशन बॉडी को रोटेट करा सकता है। ए कपुल कैन प्रोड्यूस ओनली rotational motion, or a couple can produce the rotational motion in a body, but not the translational motion, but not the translational मोशन। अब कपुल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम में। वी कैन रिप्रेजेंट कपुल, ए कपुल इन ए डायग्राम। सपोज ए बॉडी, सपोज एनी रॉड, एंड सपोज एनी रॉड ऑफ लेंथ L. The name of the rod is AB. A force of magnitude F acts in the vertical upward direction at end A of the rod. AB is a light rod. So, of length L, a force of magnitude capital F acts at the end A of the rod, while at the other end of the rod another force of same magnitude, that is magnitude F, is acting at end B of the rod. Both forces acting at both ends of the rod, that is at end A, force F is acting in upward, vertical upward direction, and at end B, another end B of the rod, light rod, another force of equal magnitude F acts in the vertical downward direction. The lines of action of both forces are different. One at end A, while other at through end B. So a pair of two forces F and F form a couple, and moment of this couple is called torque. This figure represents a couple, a pair of two forces of equal magnitude F, but acting at different points, that is at A and B, that is at ends A and B of a light rod. So a couple can only rotate this rod, but cannot produce translation motion. यहाँ L लेंथ का एक लाइट रॉड है AB, जिसके इंड A पर एक फोर्स कैपिटल F, जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल F है, वह वर्टिकली उधर दिशा में ऊपर की ओर काम करता है, जबकि दूसरे इंड B पर दूसरा फोर्स उतना ही मैग्नीट्यूड का, F मैग्नीट्यूड का, जितना कि इंड A पर एक्ट कर रहा है, तो वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उधर नीचे की ओर, उधर दिशा में नीचे की ओर क्रियाशील है दूसरा फोर्स इंड B पर। इस लाइट रॉड, हल्के रॉड के इंड B पर दूसरा फोर्स F उतना ही मैग्नीट्यूड का एक्ट कर रहा है दूसरे इंड पर। तो ये दोनों फोर्सेस, बोथ फोर्सेस F एंड F, दोनों का अलग अलग जगह पर काम कर रहा है, रॉड के अलग अलग जगह पर काम कर रहा है। दो अलग अलग जगह पर काम करने से, क्रियाशील होने से, इनका लाइन ऑफ एक्शन भी, दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। एक इंड A से होकर है, दूसरा B से होकर के है।
तो इस सिचुएशन में ए पेयर ऑफ टू फोर्सेस को हम कपुल कहेंगे, जो कि बॉडी को केवल रोटेट करा सकता है। जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है, यह फोर्स बी पर फोर्स इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने का प्रयास करेगा, और ए पर भी ये फोर्स ऊपर की ओर है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करेगा। तो केवल कपुल रोटेशनल इफेक्ट ही प्रोड्यूस कर सकता है, ट्रांसलेशनल इफेक्ट और ट्रांसलेशनल मोशन सरल रेखीय गति प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ टॉर्क्स इन डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। टर्निंग द लीड ऑफ ए बोतल, किसी बोतल के ढक्कन को खोलते हैं तो हम उस पर कपुल लगाते हैं, बोतल के ढक्कन पर कपुल लगाते हैं। नाउ राइट डाउन एग्जांपल्स ऑफ कपल। फर्स्ट एग्जांपल इज टर्निंग। इन टर्निंग कपुल अप्लाई होता है। इन टर्निंग the lid of a bottle, जब किसी बोतल को ओपन करना होता है, खोलना होता है, हम अपने हैंड से उसके लीड पर, उसके ढक्कन पर, बोतल के ढक्कन पर को कपुल लगाकर उसे टर्न करते हैं, घुमाते हैं। तो वहां भी ए पेयर ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक फोर्स है अप्लाइड फोर्स, दूसरा उसका रिएक्शन, तो वह उस बोतल के लीड पर मतलब ढक्कन पर एक्ट करता है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कपुल इन टर्निंग द लीड ऑफ ए बोतल which we observe in our daily life. सेकेंड एग्जाम्पल टर्निंग ए वाटर टैप, जो कि अपने घरों में हम डेली करते हैं। वाटर टैप को खोलना होता है, नल को खोलना होता है, तो उस पर भी हम कपुल लगाते हैं खोलने के लिए। तो वहाँ भी वह भी एक एग्जाम्पल है, टर्निंग ए वाटर टैप। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कपुल इज टर्निंग ए वाटर टैप। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ ए डोर, जब हम अपने घर के दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ पर भी डोर पर हम अपने हाथों से, अपने हैंड से कपुल अप्लाई करते हैं डोर पर, जिससे कि डोर खुलता है, ओपन होता है। ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ ए डोर। इसके अलावा एक कंपास नीडल इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ भी किसी कंपास नीडल पर, उसके साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करती है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ ऑल्सो अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑन its both poles, that is north pole and south pole of a compass needle. So third example, very important example, fourth example. Third example is during the opening of a door, and fourth example is a compass needle in the earth magnetic field. Third example, write down. During the opening of a door, अपने घर के दरवाजे को खोलते समय हम डोर पर, अपने दरवाजे पर कपुल अप्लाई करते हैं, जिससे कि दरवाजा खुलता है, डोर खुलता है। ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ ए डोर। फोर्थ इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, कंपास नीडल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी कंपास नीडल पर भी कपुल एक्ट करता है, क्रियाशील होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल, कंपास नीडल के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। नॉर्थ पोल पर फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ पोल पर फोर्स साउथ डायरेक्शन में। इस प्रकार कंपास नीडल के दोनों एंड्स पर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स एक्ट करते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। उनका लाइन्स ऑफ एक्शन भी अलग अलग होता है, उनकी क्रिया रेखा अलग अलग होती है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर, जो कंपास नीडल के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर जो मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो उनका
लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होता है, एक नॉर्थ पोल पर, दूसरा साउथ पोल पर। एक ही बॉडी है, कंपास नीडल एक ही बॉडी है, लेकिन उसके दोनों पोल्स पर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर जो मैग्नेटिक फोर्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा या अर्थ के द्वारा एक्ट करता है, क्रियाशील होता है, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन, उसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो इस प्रकार एक कंपास नीडल पर अर्थ के द्वारा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्सेस, ए पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट होते हैं, क्रियाशील होते हैं, इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल, इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ a couple. So a compass needle in the earth magnetic field is the fourth example. A compass needle in the earth's magnetic field, in the earth's magnetic field. The compass needle experiences a couple by the earth, and there are so many examples of couple. One or two more examples of couple are turning a key in a lock. जब ताला खोलना होता है घर में, जो दरवाजे में लॉक होता है, तो उसको खोलना होता है, तो लॉक का जो की होता है उसको लॉक में लगाया जाता है और उस पर उसको घुमाया जाता है, की को घुमाया जाता है, तो उस पर भी की पर कपुलेट करता है। तो टर्निंग ए की इन ए लॉक, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कपुल। इसके अलावा मोटर कार का स्टीयरिंग को, जब मोटर कार को हम ड्राइव करते हैं या किसी मोटर व्हीकल को ड्राइवर ड्राइव करता है, तो स्टीयरिंग पर भी कपुल लगाता है, अपने हाथों से स्टीयरिंग पर भी कपुल लगाता है। तो दिस इज वन मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कपुल। स्टीयरिंग ऑफ ए मोटर कार, दैट इज स्टीयरिंग ऑफ ए मोटर कार इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ कपुल। किसी मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाना अपने हाथों से, या ड्राइवर किसी मोटर व्हीकल या मोटर कार के स्टीयरिंग को जब घुमाता है, तो मोटर कार को ड्राइव करने के प्रोसेस में, तो उस समय भी उस स्टीयरिंग पर, मोटर कार या मोटर व्हीकल के स्टीयरिंग पर कपुल लगाया जाता है। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ कपुल which we observe in our daily life. Now we have to discuss moment of a couple. Moment of a couple is also called torque. Moment of couple is also called torque, and is equal to the product of magnitude of either of the forces, that is either of the two forces of a couple, multiplied by perpendicular distance between two forces. So write down moment of the couple, moment of a couple. Moment, next topic is moment of a couple, and moment of a couple is called torque, and it is defined as moment of a couple is defined as the product of either of the forces, product of magnitude of either of the forces of the couple, product of magnitude of either of the forces of the couple, and the perpendicular distance between two forces, the perpendicular distance between two forces
of the couple. Moment of a couple. वॉल्यूम आघूर्ण. तो वॉल्यूम आघूर्ण क्या है? It is equal to the product of magnitude of either of the two forces of a couple and the perpendicular distance between two forces of a couple. किसी कपुल के, किसी वॉल्यूम के टू फोर्सेस, दोनों बलों में से, टू फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का, वन फोर्स का मैग्नीट्यूड. तो किसी वॉल्यूम के दोनों बलों में से एक बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द फोर्सेस ऑफ द कपुल, ऑफ ए कपुल, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. दोनों फोर्सेस के बीच की जो लांबिक दूरी है, दोनों बलों में से किसी एक बल का, वॉल्यूम के, कपुल के दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड, गुना प्रोडक्ट दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण एवं दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी का गुणनफल उस वॉल्यूम का आघूर्ण कहलाता है, मोमेंट ऑफ ए कपुल कहलाता है, जिसे बल आघूर्ण या टॉर्क भी कहा जाता है. सो मोमेंट ऑफ ए कपुल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ टू फोर्सेस ऑफ ए कपुल and the perpendicular distance between two forces. So moment of the couple is torque. It is called torque. Moment of a couple gives the torque. Moment of a couple क्या प्रोवाइड करता है? टॉर्क प्रोवाइड करता है. टॉर्क equals to magnitude of either forces, that is suppose two forces of equal magnitude F and F are acting at two different points on the same body, separated by distance d. Distance between two forces is suppose L or D. Then moment of a couple, that is torque, equals to F multiplied by L or D, where D is the distance between, separation between, distance between two forces. Suppose one force is acting at one end of a body, suppose a light rod, in the vertical downward direction. Other force is acting on the other end, suppose in the B. Other force acting at end B in the vertical upward direction. And distance between two forces is suppose L or D. Here we suppose the distance between two forces, in this case is D. D is the distance between two forces. So moment of a couple, then this body can rotate about a point. So moment of this couple, which is called torque and is equal to the product of magnitude of either forces, that is दोनों forces किसी बॉडी ए बी पर एक्ट करते हैं. ए पर जो है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बी पर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में. तो फोर्स एफ जो है बॉडी को रोटेट करने का प्रयास करेगा नीचे की ओर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और बी भी बॉडी को ऊपर की ओर रोटेट करने का प्रयास करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो मोमेंट क्लॉकवाइज जो मोमेंट होता है उसको निगेटिव माना जाता है, एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ कपुल को पॉजिटिव माना जाता है. तो यहाँ पर बॉडी ए का सपोज करते हैं लाइट रॉड है, उसका रोटेशन ए पेयर ऑफ टू फोर्सेस दैट इज कपुल, वह इसको कपुल इस बॉडी को, बॉडी ए बी को, लाइट रॉड ए बी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करेगा. सो मोमेंट ऑफ द कपुल इज टॉर्क. तो टॉर्क क्या करेगा? टॉर्क हम जानते हैं, टर्न क्या करता है? टॉर्क किसी बॉडी में किसी बॉडी को टर्न करता है, किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, किसी बॉडी में या किसी पार्टिकल में. टॉर्क उसको किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने का प्रयास करता है, टॉर्क. तो यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ ए कपुल इज कॉल्ड टॉर्क. तो यहाँ मोमेंट ऑफ कपुल क्या होगा? इस लाइट रॉड ए बी को
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करेगा. सो मोमेंट ऑफ ए कपुल इक्वल्स टू टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द magnitude of the either of the forces, that is F and F. इन A पर F फोर्स डाउनवर्ड है, B पर B फोर्स, F फोर्स थी इन लाइट रॉड के, इन B पर कैपिटल F फोर्स, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो कपल का फॉर्मेशन होगा. दोनों अलग अलग जगह पर है. इन A पर है, इन A पर फोर्स F है, जबकि दूसरा इन B पर दूसरा फोर्स है, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही है, जिससे कि कपल का फॉर्मेशन हुआ. तो कपल का मूवमेंट हो गया टॉर्क के इक्वल, दैट इज दोनों फोर्सेस में से F एंड F फोर्सेस है, उसका मैग्नीट्यूड हो गया. दोनों फोर्सेस F वेक्टर है, तो F वेक्टर का मॉड F हो गया. एंड दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, D है, F इंटू D हो गया. ये मोमेंट ऑफ ए कपल इज टॉर्क, एंड ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ ए कपल एंड टॉर्क इज न्यूटन मीटर. फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर. Next topic of this video is principle of moments. Suppose an ideal lever or a light rod of negligible mass is pivoted at the fulcrum, से कैपिटल F. सपोज किया जाए एक आइडियल लीवर है और ए लाइट रॉड है, एक हल्का रॉड है जिसका मास नेग्लिजिबल है. उस लाइट रॉड का, हल्के रॉड का द्रव्यमान नगण्य है, और वह रॉड बैलेंस्ड है, टिका हुआ है किसी फुलक्रम, किसी सपोर्ट. फुलक्रम इज द सपोर्ट ऑन विच द रॉड इज बैलेंस्ड और रॉड इज pivoted. सपोज दिस इज द फुलक्रम F support on which the rod is balanced or pivoted. Rod is AB. Say the name of rod is AB. Let two parallel forces acting perpendicular to the lever, F1 and F2, at two strings or two ends of the light rod. सपोज किया जाए इस लाइट रॉड AB जिसका मास नेग्लिजिबल है, उसके इंड A पर फोर्स F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड इन दूसरे इंड B पर दूसरा फोर्स, सेकेंड फोर्स F2 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रियाशील हैं, एक्ट करते हैं. दोनों फोर्सेस क्या हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं, और दोनों इस लीवर के या लाइट रॉड के परपेंडिकुलर है. बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लीवर और टू द लाइट रॉड in the vertical downward direction. This force F1 will try to rotate the rod in the anti-clockwise direction, while the other force F2, which acts at the other end B of the rod in the vertical downward direction, it tries to rotate the rod in the clockwise direction. Let D1 and D2 are the distances of both ends A and B of the light rod or lever from the position of the fulcrum.
F1 फोर्स जो कि लाइट रॉड के इंड ए पर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में उधर दिशा में नीचे की ओर क्रियाशील है, यह इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करेगा, जबकि सेकेंड फोर्स F2 जो कि लाइट रॉड के दूसरा एंड दूसरे सिरे बी पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उधर दिशा में नीचे की ओर क्रियाशील है, फोर्स F2 लाइट रॉड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करेगा। अब सपोज किया जाए कि लाइट रॉड और लीवर के दोनों एंड्स, बोथ एंड्स, दोनों सिरे ए एंड बी का डिस्टेंसेस फुलक्रम से और सपोर्ट से, एफ इज द फुलक्रम सपोर्ट जिस पर कि यह लाइट रॉड टिका हुआ है, और यह लाइट रॉड संतुलित है इस फुलक्रम के ऊपर, इस फुलक्रम के ऊपर रखा हुआ है जहां रॉड संतुलित है, पाइवोटेड है, तो फुलक्रम सपोर्ट है। तो फुलक्रम से एफ से लाइट रॉड के इंड ए का डिस्टेंस d1 है, जबकि दूसरे इंड बी का डिस्टेंस कितना है, d2 है। अब बोथ फोर्सेस का हम मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट फुलक्रम हम मालूम करेंगे, और चूंकि यह लाइट रॉड फुलक्रम के ऊपर, मतलब यह लाइट रॉड सपोर्ट टेप के ऊपर बैलेंस्ड है, तो जब दोनों फोर्सेस का, बोथ फोर्सेस F1 एंड F2 का जब हम मोमेंट लेंगे, तो फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम फोर्स F1 चूंकि रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करता है, जबकि फोर्स F2 इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करेगा। देयरफॉर द रॉड, लाइट रॉड और लीवर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में के सिचुएशन में, फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द लाइट रॉड और द लीवर, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ बोथ फोर्सेस will be equal to 0. So write down for the rotational equilibrium of the light rod, we have sum of moment of both forces will be equal to 0 rotational equilibrium के लिए। Therefore moment of taking moment of both forces F1 and F2 about the fulcrum, about the support F is the fulcrum support, सपोर्ट को फुलक्रम कहा जाता है, फुलक्रम सपोर्ट है जिस पर कि यह लाइट रॉड और लीवर बैलेंस्ड है, उस पर टिका हुआ है और पाइवोटेड है सपोर्ट। सो मोमेंट ऑफ द बोथ फोर्सेस अबाउट द फुलक्रम इज मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट द फुलक्रम इज F1 into d1. मोमेंट ऑफ फोर्स इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स is equal to magnitude of the force multiplied by perpendicular distance. So we have total moment of both forces F1 and F2 about the fulcrum is F1 multiplied by d1. मोमेंट ऑफ फोर्स F1 हो गया, जो कि बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वह पॉजिटिव सपोज किया जाता है, एंड क्लॉकवाइज फोर्स का मोमेंट को नेगेटिव सपोज किया जाता है। तो F1 चूंकि यह फोर्स F1 इसको, मतलब रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करेगा, इसलिए इस फोर्स F1 के कारण जो मोमेंट होगा, फोर्स F1 का जो मोमेंट होगा फुलक्रम के अबाउट, उसको पॉजिटिव सपोज किया जाएगा, जबकि दूसरा फोर्स, सेकेंड फोर्स F2 जो कि रॉड ए बी के रॉड ए बी, लाइट रॉड ए बी के सेकेंड इंड बी पर एक्ट कर रहा है,
तो यह इसको रॉड को चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करेगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट फुलक्रम F शुड बी टेकन एज which is clockwise and it should be taken as negative. So anti-clockwise मोमेंट को मोमेंट ऑफ फोर्स को पॉजिटिव सपोर्ट किया जाता है, जबकि क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स को निगेटिव सपोर्ट किया जाता है। तो उस आधार पर F1 इंटू D1 एंड टोटल फोर्स है तो प्लस, बट मोमेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू फोर्स F2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल नेगेटिव, देयरफॉर F1 D1 प्लस माइनस F2 D2, देयरफॉर फाइनली वी हैव F1 D1 प्लस माइनस F1 D2, दैट इज प्लस माइनस माइनस F2 इंटू D2, एंड दोनों क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ बोथ फोर्सेस अबाउट द फुलक्रम फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड, जिससे कि रॉड रोटेट नहीं करे, क्योंकि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक दूसरे के, F1 का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, F2 का क्लॉकवाइज है, इसलिए बॉडी रोटेट नहीं कर पाएगा, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी होगा। तो moment of both forces about the fulcrum, sum of moment of both forces about the fulcrum will be 0, therefore we have F1 D1 plus minus F2 D2, that is F1 D1 minus plus minus minus होगा, तो F1 D1 minus F2 D2 is equal to 0, therefore we have F1 into D1 बराबर है F2 is equal to F2 into D2, and this is known as principle of moments. It is called, write down, it is called, suppose it is equation 1, it is called the principle of moment. It is called the principle of moment. Here force F1 is called F1, force F1 is called load, while another force F2 acting at the other end B of the light rod is called effort. So moment due to F1 into D1 is moment due to load equals to F2 into D2. F2 is the effort. So moment of force due to F1 is F1 D1. F1 is load. So moment of load is equal to moment of the support, moment of the effort. Force F2 is called effort, and that is F1 into D1 is equal to F2 into D2 is called moment of the is called the principle of moments. It is called principle of moments. Force F1 acting at end A of the rod, left end of the rod is called load. F1 is equal to called load, while F2 which acts vertically downward at end B of the light rod is called effort. लाइट रॉड के इंडे पर जो फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उधर दिशा में नीचे की ओर, इसको लोड कहा जाता है F1 को, जबकि दूसरा फोर्स B इंड B पर यह भी वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है उधर दिशा में नीचे की ओर, लेकिन लाइट रॉड के दूसरे सिरे B पर, दूसरे इंड B पर, इसको कहा जाता है इफॉर्ट कहा जाता है, effort. So F1 into D1 is equal to F2 into D2, that is moment of the load बराबर moment of the effort, और इसे ही कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, आघूर्णों का सिद्धांत. And from the principle of moments, that is from this relation F1 D1 is equal to F2 D2, we can obtain F1 upon F2 equals to D2 upon D1. That is the ratio of load and effort. The ratio of load F1 and effort F2 is equal to D2 upon D1. D2 is the distance of end B of the light rod from the fulcrum. D2 क्या है? डिस्टेंस है लाइट रॉड का या लीवर के इंड बी का फुलक्रम और सपोर्ट F से, जबकि D1 क्या है? D1 डिस्टेंस है. D1 इज द डिस्टेंस ऑफ द इंड A ऑफ द लाइट रॉड और लीवर फ्रॉम द फुलक्रम और सपोर्ट, जबकि D1 लाइट रॉड और लीवर के
इन ए का फुलक्रम्स और सपोर्ट एफ से डिस्टेंस है. सो F1 by F2, the ratio of load and effort is equal to d2 upon d1, and this ratio is called F1 by F2, that is the ratio of load and effort is called mechanical advantage. It is called MA, mechanical advantage, abbreviated as M dot A dot. So M dot A dot equals to F1 upon F2 equals to d2 upon d1. If d2 is the effort R, d2 is called effort R, d1 is called load R. So if d2 effort arm is greater than d1, if d2 is greater than d1, then mechanical advantage will be greater than 1. If d2 is greater than d1, d2 अगर बड़ा होगा d2 से, that is effort arm का लेंथ अगर लोड आर्म का लेंथ d1 से, लोड आर्म का डिस्टेंस d1 से ज़्यादा होगा, तो d2 इज ग्रेटर देन d1, तो उस सिचुएशन में मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा. तो उस सिचुएशन में मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन 1. सो इफ द एफर्ट आर्म d2 इज ग्रेटर देन द लोड आर्म d1, in equation 2, that is in the expression of mechanical advantage, MA equals to F1 by F2 is equal to D2 by D1. So if D2 is greater than D1, then mechanical advantage will be greater than 1. And in that case, F2 will be, that is effort, will be smaller than the load. Mechanical advantage greater than 1 means a small effort, that is a small force F2 force is called effort, will be used to lift a heavy load. मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से 1 से बड़ा होने का, ग्रेटर देन 1 होने का मीनिंग यह है कि स्मॉल इफर्ट, दैट इज फोर्स F2 का वैल्यू स्मॉल होगा, तो वह लार्ज लोड को, हेवी लोड को, F1 इज द लोड, उसको लिफ्ट करेगा. और यह तब पॉसिबल होगा जब इफर्ट आर्म D2, which is the distance of end B, other end B of the light rod, where force F2 is, that is effort F2 is acting. So distance of end B, that is distance of force F2 from the fulcrum, is D2, a small D2, and it is called effort arm. So effort arm D2, अगर लोड आर्म कौन है? फुलक्रम से F से लाइट रॉड A का डिस्टेंस D1, जहां पर कि इंड A पर लोड F1, फोर्स F1 को लोड कहा जाता है, तो फोर्स F1 अप्लाइड है इंड A पर, तो इस डिस्टेंस D1 को, फुलक्रम से इंड A का डिस्टेंस जहां फोर्स F1 अप्लाइड है, लोड अप्लाइड है, तो इसको लोड आर्म कहा जाता है. तो जब इफर्ट आर्म D2 लोड आर्म D1 से बड़ा होगा, उस सिचुएशन में मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ग्रेटर होगा, एंड उस सिचुएशन में F1 लोड F2 से लार्ज होगा. तो मैकेनिकल एडवांटेज, जिसे एब्रेविएटेड फॉर्म में M डॉट A डॉट से डिनोट किया जाता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ग्रेटर होगा इफ D2 इज ग्रेटर देन D1, और एंड इसका मीनिंग यह है कि अ स्मॉल इफर्ट will lift a heavy load. Now in last we have to discuss the last topic of this video, which is center of gravity. Center of gravity of a body or of a rigid body is the point where the entire weight of the body is supposed to be concentrated. So write down
the definition of the center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे हिंदी में गुरुत्व केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. This is the last topic of this video, which we will discuss. Center of gravity is abbreviated as C dot G dot. C dot G dot. And center of gravity of a rigid body is defined as, write down, it is defined as the point where the entire weight is equal to mass times acceleration due to gravity. किसी बॉडी का मास, द्रव्यमान, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी का प्रोडक्ट को किसी बॉडी का वेट कहा जाता है. तो बॉडी का वेट होता है मास इंटू जी, मास m मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल जी, वेट ऑफ ए बॉडी. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द इंटायर वेट ऑफ ए बॉडी और ए रिजिड बॉडी, entire weight of a body is supposed to be concentrated. जहां किसी बॉडी का, किसी पिंड का पूरा वेट, इंटायर वेट, पूरा भार केंद्रित माना जाता है, उस पॉइंट को कंसंट्रेटेड माना जाता है. बॉडी का पूरा वेट जिस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जाता है, सपोज किया जाता है, उस पॉइंट को ही, उस बिंदु को ही किसी बॉडी का, किसी पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र कहा जाता है. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द इंटायर वेट mg ऑफ ए बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किसी बॉडी के लिए हम डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां यह हम डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि किसी बॉडी का या रिजिड बॉडी का पूरा वेट, उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG. इस पॉइंट पर बॉडी का, जो बॉडी हमने सपोज किया है डायग्राम में, तो दिस इज द पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, C डॉट G डॉट, वेयर द इंटायर मास, इंटायर वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, अगर इस बॉडी का मास m है तो वेट ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, m इंटू जी. स्मॉल m और कैपिटल M, यहाँ हमने बॉडी का मास को कैपिटल M सपोज किया है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है. तो वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू mg एंड इट इज कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ ए बॉडी, इनसाइड ए बॉडी. दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. दिस इज वेट ऑफ द बॉडी mg. तो किसी बॉडी के उस पॉइंट को, जहां पर उस बॉडी का पूरा वेट, इंटायर वेट कंसंट्रेटेड होता है, तो उसको हम इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है. Center of gravity of a body depends on the shape of a body and also on the distribution of mass of a body. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का उसके शेप पर डिपेंड करता है, और उस बॉडी के मास पर भी, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी, उस बॉडी में मास का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी डिपेंड करता है. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ ए बॉडी, बॉडी के आकार पर भी डिपेंड करता है, एंड उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर भी डिपेंड करता है. किसी स्मॉलर बॉडी के लिए उस बॉडी के प्रत्येक पार्टिकल पर स्मॉल जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है. तो उस सिचुएशन में फॉर ए स्मॉलर बॉडी और ए बॉडी ऑफ रेगुलर शेप,
सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कोइंसाइड कर जाता है, एक ही जगह होगा। क्योंकि अगर बॉडी स्मॉलर साइज का है तो उस सिचुएशन में उस बॉडी के प्रत्येक पॉइंट पर जी का वैल्यू सेम होगा, कांस्टेंट होगा, और उस सिचुएशन में उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेगा, एक ही जगह पर होगा। लेकिन बॉडी अगर लार्ज शेप का है, बॉडी इज मोर लार्जर, द शेप ऑफ बॉडी इज एक्सटेंडेड, तो बॉडी का साइज अगर ज़्यादा बड़ा है एंड बॉडी इरेगुलर शेप का है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसका, तो उस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग अलग जगह पर होंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी may be inside the material or also may be outside of the material। किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी के मटेरियल में भी हो सकता है एंड उस बॉडी के मटेरियल के बाहर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास दोनों कोइंसाइड करेगा, दोनों उसके मिड पॉइंट पर होगा, जो कि मटेरियल में होगा। रॉड के मटेरियल में ही रॉड के मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा एक यूनिफॉर्म रॉड का। लेकिन इन केस ऑफ ए सर्कुलर रिंग और फॉर ए हॉलो स्फीयर, तो उस सिचुएशन में बॉडी का, उस बॉडी का मतलब रिंग का या हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पर होगा, जहाँ की कोई मटेरियल नहीं होता है। सर्कुलर रिंग है तो मटेरियल जो है उसके रिम में है, उसके सरकमफ्रेंस पर है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक हॉलो सर्कुलर रिंग का उसके सेंटर पर होता है, जो कि मटेरियल के बाहर है, रिंग का मटेरियल के बाहर है, वहां पर कोई मटेरियल नहीं है, सेंटर पर खाली है। उसी ढंग से हॉलो स्फीयर के केस में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हॉलो स्फीयर का जो भीतर का पोर्शन है वो तो खाली होता है, एम्प्टी होता है, तो उसमें कोई मटेरियल नहीं होता है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी हॉलो स्फीयर का उसके सेंटर पर होगा, जहां पर कि कोई मटेरियल, वेयर देयर इज नो मटेरियल, कोई मटेरियल वहां नहीं है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का उसके मटेरियल में भी हो सकता है, मटेरियल के अंदर भी हो सकता है, नहीं तो उस बॉडी के मटेरियल के बाहर भी हो सकता है, जैसा कि हमने बोथ एग्जाम्पल्स में, दोनों एग्जाम्पल्स में बताया। अब सपोज किया जाए कि एक बॉडी है या और एक रिजिड बॉडी है जिसमें बहुत से पार्टिकल्स हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए बॉडी। सपोज देयर आर n number of particles present in a body. Let Ri be the position vector of the ith particle of the body, and mass of that particle is mi. So weight of that particle of the body will be mi into g, mass into acceleration due to gravity, weight होगा। So moment of force or torque acting on the ith particle of the body can be expressed as tau I equal to Ri vector cross product capital Fi vector, and Fi is the force acting on the ith particle of the body, which is force is equal to the force of gravity, that is weight of the body. So torque, suppose Ri vector is be the position
vector of the ith particle of a body having a number of particles. Suppose there are n number of particles present in the that body of a body, and mi, small mi, suffix में i है, the mass of that particle, the mass of that particle, then torque acting, which is moment of force, torque is moment of force acting on that particle, that is ith particle of the body. That particle is tau I vector. Tau I vector is a symbol of torque acting on the ith particle of the body, is equal to Ri vector, position vector of the ith particle, cross product, cross Fi. Fi is the force acting on the ith particle, and force acting on the ith particle is force of gravity, that is weight of that particle, which is in place of F vector, Fi vector, we can write Mi is the mass of the ith particle multiplied by G. So force is equal to force of the ith, force acting on the ith particle is the force of gravity, that is weight of the ith particle, Mi into G. Suppose it is equation number 1, where Mi is the mass of the ith particle and G is the small g is the acceleration due to gravity. Small g गुरुत्वीय त्वरण है, small Mi क्या है? Mi क्या है? मास है, द्रव्यमान है उस बॉडी के ith पार्टिकल का, जिस बॉडी को हमने सपोज किया है, कंसीडर किया है, जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसके किसी एक पार्टिकल का मास Mi है और उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर Ri वेक्टर है, फ्रॉम द कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. Ri be the position vector of the ith particle relative to center of mass, है ना, relative to center of gravity of that body. So Ri be the position vector of the ith particle relative to center of gravity, relative to Cg, center of gravity of a body, and Mi the mass of that particle. Then torque acting on that particle is tau I vector is equal to vector product of position vector of that particle Ri vector multiplied by force acting on that ith particle, that is Fi vector, and Fi force acting on the ith particle is the weight, मतलब force of gravity, that is weight of the body. In place of Fi vector we have written here Mi into G. So torque acting on the ith particle on that particle means ith particle of the body is ith particle of the body is tau I vector is equal to Ri vector multiplied by M1 I into G. Now sum of torques acting on the entire particle of that body, that is total gravitational torque due to the entire particles of the body about center of gravity is tau G. Now यह तो tau I जो है यह टॉर्क को एक्ट कर रहा है, टॉर्क क्रियाशील है, यह किसी बॉडी के ith पार्टिकल पर टॉर्क एक्ट कर रहा है, किसी बॉडी के ith पार्टिकल पर क्रियाशील टॉर्क है, एक्ट करने वाला टॉर्क कितना है? tau I वेक्टर है, जो कि Ri वेक्टर क्रॉस Mi, this is cross product Mi into G. Mi into G is the weight of the ith particle. In place of Fi we have written here, in place of Fi vector, that is force acting on the ith particle, we have written Mi into G. Now sum of the entire torque acting on the sum of the torques acting on the entire particles of the body, that is which is equal to the total gravitational torque due to the entire particles of the body about the center of gravity. So write down, then total gravitational torque
total gravitational torque acting on the entire particles of the body. That is total torque acting on the body. Total gravitational torque acting on the entire particles of the body means total torque acting on the total gravitational torque acting on the entire particles of the body means total torque acting on that body consisting of n particles. So total gravitational torque acting on the entire particles of the body about center of gravity of the body about CG, center of gravity, about the center of gravity of the body, about the center of gravity, that is abbreviated as C dot G dot, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एब्रेविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हम डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को C dot G dot, about the CGs of C dot G dot, that is CG of the body, that is we can write total gravitational torque as tau g vector equals to sigma over I is equal to 1 to n Ri vector cross m1 mi into g. Since g is the same at every point of the body, if the size of the body is small, यदि बॉडी का साइज स्मॉल है तो जी जो है कांस्टेंट होगा, जी उस बॉडी के प्रत्येक पार्टिकल पर, प्रत्येक पॉइंट पर सेम होगा, इसलिए जी को हम समेशन से बाहर कर सकते हैं. देयरफॉर वी कैन टेकन आउट जी small g from the symbol of summation. So g taken out of the symbol of summation, so g multiplied by now sum of the mi sigma over I is equal to 1 to n mi into ri vector, and this is the sigma I is equal to 1 to n mi ri is the moment of masses of the entire particle of the body about center of gravity, and this will equal to 0. So gravitational torque acting on the total gravitational torque acting on the body will be equal to 0 in that case, because sigma mi ri is equal to 0. So it is g cannot be equal to 0. स्मॉल जी का वैल्यू 0 नहीं होगा, लेकिन मोमेंट ऑफ मासेस ऑफ द एंटायर पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, दैट इज सिग्मा ओवर I is equal to 1 to n mi into ri वेक्टर, यह वैल्यू 0 होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट. सिंस जी कांस्टेंट है, क्योंकि बॉडी का साइज अगर स्मॉल है तो उस बॉडी के एवरी पॉइंट पर जी सेम होगा, एंड उस सिचुएशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास दोनों कोइंसाइड कर जाएगा. Therefore, moment of masses of the entire particles of the system means body about center of mass or center of gravity will coincide to center of mass. Therefore, sigma over I is equal to 1 to n mi ri, that is the average sum of moment of, that is the sum of moment of the masses of the entire particle of the body about the center of mass or center of gravity is equal to 0. Therefore we have g into 0, g cannot be equal to 0. Therefore g into 0 मतलब sigma I is equal to 1 to n mi ri vector equals to 0. Therefore we have gravitational torque acting about the center of gravity is equal to 0, g into 0, because g cannot be equal to 0. Acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. So gravitational torque acting on the total gravitational torque acting on the
body or the system of or the total gravitational torque acting on the body or the entire particles of the system or entire particles of the body will equal to 0, because moment of masses of the entire particles about center of gravity is equal to 0, since a small g is constant for a body of a smaller size. Therefore, in that case, center of gravity will coincide to center of mass of the body. सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू कांस्टेंट है फॉर ए स्मॉलर बॉडी. सो ग्रेविटेशनल टॉर्क tau g is equal to 0. So center of gravity of a body can be defined as the point about which total gravitational torque acting on the body will equal to 0. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम किसी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि वह पॉइंट है जिसके अबाउट टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क किसी बॉडी का या रिजिड बॉडी का क्या होता है, 0 होता है. नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड. थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस.